नाम लेकर बोल सकते हैं ना। क्यों लूं? मैं बचपन से ये ख्वाब था कि राष्ट्र निर्माण में अपनी आहुति होनी चाहिए। आप उसी ओर इशारा कर रहे हैं जिस ओर संजय निरुपम कह रहे थे। हमारी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई पर आपकी भूख खत्म नहीं हुई। जैसे खड़गे साहब अध्यक्ष, क्या मैं इसको ये समझूं मैं कि नहीं अभी भी आप रास्ते खुले रखना चाहते हैं? नागौर एक संसदीय क्षेत्र है, वहां पे कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं, अलायंस को दे दिया। कैंडिडेट्स नहीं है, मुद्दे नहीं है, जिस तरह से आपने यहाँ पर कहा। जो व्यक्ति मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा हुआ वो कांग्रेस की नीति बना रहा है। पूरी जा रहे हैं आप प्रचार के लिए? अरविंद केजरीवाल कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। साहब, सनातन के गाली को मौन स्वीकृति मत दो। साहब, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योते को ठुकराओ मत, पाप चढ़ेगा। ये सबसे न्यूनतम हम देखें कि कांग्रेस का चल रहा है इस वक्त तक। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आई डाउट देयर विल बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। फुल स्टॉप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। चुनावी मौसम है, चुनाव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, नेता पाला भी बदल रहे हैं। बड़ी जबरदस्त तरीके से पाला बदलने का जो खेल है वो भी जारी है, और जो एक के बाद एक झटके लग रहे हैं वो सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही लग रहे हैं। ये इतने झटके कांग्रेस में ही क्यों आ रहे हैं? ये भूकंप जो आ रहे हैं एक के बाद एक, रीजन अलग अलग बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि विपक्षी दलों में भी कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी या कहिए कि उस गठबंधन की एक धुरी है, उसी में ये झटके सबसे ज्यादा क्यों देखने को मिल रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जिनको आपने कई टीवी डिबेट्स में एकदम दहाड़ते हुए सुना होगा। सामने वाले जो विरोधी हैं या जो भी प्रवक्ता हैं उनको एकदम पस्त करते हुए सुना होगा। मतलब एकदम तहलका मचा दिया है प्रोफेसर गौरव आपने। और जो पुराने पूर्व कांग्रेसी आप इनको कहिए और नए नए भाजपाई हुए हैं, तो भाजपा में दोस्ती हो गई आपकी? वो 1 ट्रिलियन वाले मिले आपको कि नहीं मिले? देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि नेता बदल रहे हैं, गौरव वल्लभ नहीं बदला है। गौरव वल्लभ तो 6 साल पहले जब कांग्रेस ज्वाइन करी थी, जब कांग्रेस के 42 सांसद थे, तब भी सनातन के विरोध के नारे वालों के लिए बोलता था कि ये गलत है। तब भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने वालों के लिए बोलता था ये गलत है। तब भी भगवान राम के लिए जो गालियां देते थे उनको बोलता था गलत है। तब भी कहता था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन देश के लिए जो पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार लाई वो ज़रूरी था। तब भी बोलता था बस करो, अंबानी और अडानी को गाली देने से देश के लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। तब भी बोलता था कि अंबानी को अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है तो बस करो। तब भी बोलता था कि अडानी को सेबी ने क्लीन चिट दे दी है तो बस करो, कहीं तो रुको, कहीं तो वक्त क्यों लग गया? आपको मैं बताऊं हिमानी जी, जब सितंबर अक्टूबर में पहली बार कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के अलायंस के नेता ने सनातन को गालियां देनी चालू करी, मैंने तब भी कहा कि इस पे चुप्पी तोड़ो, लिख के और सबको बोला। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा पर मैं कह रहा हूं आपके जहन में जितने कांग्रेस के नेता है सबको जाके बोला। लेकिन गाली तो डीएमके वालों ने दी ना। कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने दी, कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने दी। चुप्पी तोड़ो। आप इसको मौन स्वीकृति नहीं दे सकते इन गालियों को। मैंने तब भी कहा कि जब तक भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाओगे, जब तक प्रभु राम के दर्शन करने नहीं जाओगे, मैं आपके लिए टीवी पे नहीं जाऊंगा। 4 महीने से फॉर लास्ट 4 months आई हैड नॉट डन ए सिंगल डिबेट, आई हैड नॉट डन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर कांग्रेस पार्टी, बिकॉज मैं उनको कह रहा था कि जब तक आप राम जी के दर्शन करने नहीं जाओगे मैं टीवी पर नहीं बैठूंगा। क्योंकि पॉलिटिकल प्लस माइनस हो सकते हैं कोई निर्णय के, पर मैं आपके पाप का भागी नहीं बनूंगा। मैं आपके पॉलिटिकल माइनस का भागी बनने को तैयार हूँ। पॉलिटिकल गलत निर्णय ले लिया उसका हानि उठाने को तैयार हूँ, पर पाप का भागी नहीं बनूंगा। तब भी कह रहा था कि मोदी जी का विरोध करते करते अपने स्वयं की नीतियों का विरोध मत करो। सारे वेल्थ क्रिएटर्स हिमानी जी खराब हो सकते हैं क्या? वेल्थ क्रिएट करना जुर्म है, पाप है। एयर इंडिया को जब टाटा ग्रुप ने खरीदा, कांग्रेस पार्टी ने टाटा ग्रुप को गालियां देनी चालू कर दी। मैंने रोका उनको तब भी, और ऐसे 4 महीने से ऐसे द्वारे द्वारे गया हूं लोगों के, जैसे नौकरी मांगने आया हूं कि मुझे नौकरी पे रख लो अपने यहाँ। अरे नौकरी पे नहीं, हम तो नौकरी छोड़कर, अपने करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी के लिए पॉलिटिक्स में आए थे। कोई नौकरी करने आए थे क्या?
क्या लगा था उस वक्त? क्योंकि आप अच्छी खासी, खुद कह रहे हैं आप इतना अच्छा खासा पैकेज आपका हुआ करता था, तो फिर अचानक से अच्छा खासा पैकेज के अलावा हिमानी जी 10 कंपनियों के बोर्ड में था मैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देश में फाइनेंस और इकोनॉमी पे मेरा लेख छपता था तो पॉलिसी मेकर्स ऊपर से नीचे तक उस लेख को पढ़ते थे और उसके क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते थे। लेकिन 6 साल पहले ही तो आप कांग्रेस में तो मैं आपको यही बता रहा हूँ क्या सोच के। लेकिन 6 साल पहले आपको लगता था कि कांग्रेस में वो बात मैं वो है, बताता क्योंकि आपने नौकरी छोड़ी, मैं बताता आपने वो रुतबा, आपने वो सम्मान, आपने वो सब छोड़ा। मैं बताता हूँ आपको, मेरा ये हमेशा से बचपन से एक ख्वाब था कि राष्ट्र निर्माण में अपनी आहुति होनी चाहिए। ये मेरा ख्वाब था, आज भी है, जीवन पर्यंत रहेगा। मुझे लगा कि देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी में नए लोगों का, नए आइडियाज़ का, भारत की यंग एस्पिरेशंस को समझने की ताकत होगी और मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से अपने जो आइडियाज़ हैं, मेरे पास ओरिजिनल आइडियाज़ है, हो सकता है वो अच्छे हो सकता है खराब हो, पर जैसे पॉवर्टी एलिवेशन का मेरे पास है थॉट, देश को हंगर से खत्म करने का मेरे पास है थॉट, आप उसको अच्छा बुरा कह सकते हो, पर आई हैड माई ओन ओरिजिनल आइडियाज एंड आई हैड ए ड्रीम टू इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज। ये सोचकर मैंने देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। मैं वो प्रोफाइल लेके किसी भी राजनीतिक दल के पास जाता ना, तो मुझे वो सम्मान, वो जगह मिल जाती जो कांग्रेस ने मेरे को जो जगह दी, वो जगह मुझे वहाँ पे भी मिल सकती। तो मैं क्यों गया? मैं इसलिए गया कि मेरे को लगा कि यहाँ नए आइडियाज़ की, नए एस्पिरेशंस की, नए लोगों की इज्जत होगी। पर हालत क्या, आपको बताता हूँ। हालत आज पहली बार आपको आपके कैमरा पे बता रहा हूँ। हालत ये है कि जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था हिमानी जी 1992 में, तब जो व्यक्ति कांग्रेस का मैनिफेस्टो बना रहा था वही आज बना रहा है। मेरे आधे बाल दाढ़ी के सफ़ेद हो गए और सिर के भी सफ़ेद होने लगे, पर वो आदमी अभी वहीं बैठा है जब मैं 10वीं में 1992 में पढ़ता था, जब से लेकर। नाम लेकर बोल सकते हैं ना। क्यों लूं मैं कभी जीवन पर्यंत नाम ना लूं ऐसे लोगों का। अगर उसके मैनिफेस्टो में हिमानी जी दम होता तो 42 पे नहीं आती ना पार्टी। 2014 में 42 पे आई, 2019 में 52 पे आई। तो ये मंथन होता नहीं था क्या? नहीं हुआ, जब भी तो मैंने उनको चेताया। आपने ये कहा कि सुबह से शाम तक अडानी, अंबानी और तमाम मोदी जी होंगे उनको गाली देते रहते, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि खुद पर काम करने की जरूरत है। मैं बताता हूँ आपको क्या करते। फिर मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। मैं 1998 में कॉलेज से बाहर निकल रहा था। 1998 में मैं जिस व्यक्ति को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देख रहा था, आज भी वही कर रहा है। अरे हमारी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, पर आपकी भूख खत्म नहीं हुई। और वो व्यक्ति हिमानी जी जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा उसने। जो व्यक्ति मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा हुआ, वो कांग्रेस की नीति बना रहा है और राम मंदिर में नहीं जाने का प्रेस नोट दे रहा है देश के सामने। मैं उस पाप का भागी नहीं बनूंगा। तीसरा व्यक्ति बताता हूं, जो टिकट पे साइन कर रहा है, टिकट मिलता है लोकसभा विधानसभा के। हिमानी जी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप शो करके मेरे को क्रिटिसाइज करना। उसको आप पूछो उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग राज्य है तो कंफ्यूज हो जाएगा। क्या इतनी बुरी स्थिति? मैं कह रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर वो उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी या 10 सेकंड में बता दे, 3, जैसे आपसे पूछूं आपको इलाहाबाद, कानपुर और बनारस, वाराणसी, आप बता दोगे? कोई भी व्यक्ति बता, उसको नहीं पता और वो टिकट दे रहा है। ये हालत है। मैंने चेताया क्योंकि मेरे को एक्सेस की प्रॉब्लम नहीं थी हिमानी जी, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी बात जिसको जब चाहूँ कह सकता था, मेरे पास चैनल था। मैं झूठी बात करके नहीं जाऊँगा कि मेरे को पता ही नहीं कि मैं किससे, मैं जिससे मिलना चाहूँ, जिसको बोलना चाहूँ, जो बोलना चाहूँ, मेरे पास एक्सेस था। मैंने सबको बोला कि साहब ये क्या कर रहे हो आप? 30 साल से एक ही आदमी मैनिफेस्टो, 30 साल से सुनी मेरी बात, यहां से सुन के यहां से निकाल दी। इट मीन्स you thought that my thoughts are not material for you, and where my thoughts are not material, I am not going to sit there for even a single second. लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको पार्टी ने 2 बार चुनाव लड़ाया, आप नहीं कर पाए, और उन्होंने कहा कि अब आपका, चूंकि मन आपका, जब मन कहीं और लग जाए ना तो फिर इधर से बेवफाई होने लगती है। तो हिमानी जी 2 बार चुनाव का भी आज पहली बार आपके शो में पूरे पोल खोलता हूँ। कल लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन थी झारखंड में, जैसे कल है, इमेजिन करो।
आज शाम को 7 बजे मुझे बोला कि आप 8 बार से हारी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी, कितनी बार से? 8 बार से। और सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ जाके चुनाव लड़ो। मैंने ये नहीं पूछा कि आपने मुझे ही क्यों चुना, मुझे पता था रिजल्ट क्या होगा, मुझे पता था, पर मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़के गया। फिर मुझे बोला उदयपुर से जाके चुनाव लड़ो, जो 5 बार से हारी हुई। कितनी बार? राजस्थान में अगर बीजेपी की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वो उदयपुर शहर है। वहां से मैं चुनाव लड़ा, पूरी ताकत से लड़ा, 66,000 वोट्स भी लाया। आज तक किसी के नहीं आए वहां पे। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री वहां से चुनाव लड़े। 66,000 लाने वाला यही बंदा है जो 66,000 विधानसभा में वोट लेके आया है। 66,000। आप अपनी रिसर्च टीम से चेक करवाइएगा अगर मैंने डाटा गलत बोला हो तो। 66,000 वोट लाया। मैंने सोचा कि अब चुनाव पार्टी के कहने से लड़े हैं तो पार्टी पूछेगी कि भाई क्या हो गया, क्यों चुनाव में। मैंने अपनी रिपोर्ट बनाई अभी भी मेरे फोन में, किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई क्या हुआ, कोई फीडबैक सिस्टम ही नहीं। आप उसी ओर इशारा कर रहे हैं जिस ओर संजय निरुपम कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि 5 पावर सेंटर है। आपने एक एक कर वो तमाम चीजें गिनवाई और उन्होंने ये भी कहा कि पांचों का अलग अलग है, मतलब कोई मिक्स एंड मैच वहां पर है ही नहीं, वहां पर टकराव की स्थिति है और तो और भाई बहन में नहीं बनती है। मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा एक पॉलिसी है, जिन लोगों के साथ काम किया, 6 साल तक उनके साथ समय बिताया, उनका नाम लेके अगर मैंने उनको सबकी आपको असलियत बता दी तो वो सड़क पे चलना उनके लिए दुर्भर हो जाएगा। पर मैं वो कभी करूँगा नहीं, भले आप कितना भी मुझे कोशिश कर लो अपने सवाल। मैं एक अच्छा प्रवक्ता हूँ, मुझे पता है किस सवाल का जवाब देना है, किस सवाल का नहीं देना है, मैं नहीं बोलूँगा। पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे खड़गे साहब अध्यक्ष, मैंने स्वयं ने उनका चुनाव का प्रचार किया, उनको पूरे देश में पीसीसी में मैं लेके गया है अध्यक्ष चुनाव में। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, आप जाके देख लो वीडियोस, हर जगह जाके बोला कि ये हमारे अध्यक्ष है, इनको वोट करो। अच्छे आदमी है, पर वो 1% भी निर्णय नहीं ले सकते। कितने प्रतिशत? 1% भी। तो फिर किस बात? मैंने बताया ना, ये 3 लोग जिन्होंने एक ने क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, वो 30 साल से 24-25 साल से राज्यसभा में, उसका क्या इनका सिस्टम बताता हूँ आपको। आपने मेरे लिए कॉफी मंगाई? नहीं, बिल्कुल आप कॉफी पीजिए। अब आपको मैं बताता हूँ वो कैसे सोचते हैं। ये जैसे उनकी मॉर्निंग टी या कॉफी है। आज मोदी को माँ की गाली दें या पिता की, ये सोचते हैं। चलो उनको डिसाइड हो गया। फिर ये मान लो, इमेजिन करो ये लंच का सूप है। आज अडानी को गाली दें, अंबानी को पकड़ें, टाटा ग्रुप को पकड़ें, गोदरेज को पकड़ें, किसको गाली दें? फिर ये मान लो ये शाम की या इवनिंग सूप है। इसके बाद जो काम करते हैं मैं नहीं बताऊंगा आपको। ये उनकी दिनचर्या है। नहीं, लेकिन इसके बाद क्या काम करते हैं हम और हमारे व्यूअर्स यही जानने के इच्छुक हैं। मैंने कहा ना, कुछ मेरी मर्यादाएं हैं और मैं जीवन पर्यंत उन मर्यादाओं को नहीं छोड़ूंगा। कुछ ऐसी बातें हैं कि क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपका ये शो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं। वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनका प्रोफेसर ऐसी बात कर जाए, वो एक्सपेक्ट, और उनके एक्सपेक्टेशन को जीवन पर्यंत नहीं तोड़ूं। क्या मैं इसको ये समझूं कि अभी भी आप रास्ते खुले रखना चाहते हैं? मैं हिमानी जी, रास्ता खुला नहीं, रास्ता तो बंद करके आया हूं, कुंडी लगा के, ताला लगा के, और ताले को पैसिफिक ओशियन के बीच में जाके उसकी चाबी फेंक के आया हूं। उसकी आप चिंता मत करो। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो शीर्ष नेतृत्व, ये जो लोग हैं जिन्होंने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, उनको अधिकार तो शीर्ष नेतृत्व ने दिया ना। तो मैं उनको, तो शीर्ष में है कौन, यही तो सवाल। क्योंकि देखिए ना, इतने सारे नाम खुद आप भी यहाँ पर एक एक कर गिनवा रहे, नाम नहीं गिनवाए लेकिन आपने वो तमाम बातें गिनवा दी जिससे कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई एक तो होगा जिसकी चलती होगी, कोई एक तो होगा जिसका ये तीन चला रहे हैं ना, ये 3 ही चला रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। मैंने नंबर 1 जिसने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, नंबर 2 जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार में कंफ्यूजन है और वो टिकट बांट रहा है, नंबर 3 जो 300 साल से मैनिफेस्टो बना रहा है, ये 3 चला रहे हैं। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब ने इन तीनों को चलाने के लिए दिया है, तो जितने ये दोषी है उतने वो भी है, मैं मानता हूं। मैं उनको बचाने का प्रयास कभी नहीं करूंगा।
वो उस पे मौन स्वीकृति दे रहे हैं, उनके गलत निर्णयों पे, गलत कारनामों पे मौन स्वीकृति दे रहे हैं। मैं उनको बचाने का प्रयास कभी नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने तो आपको बचाने का प्रयास किया होगा। आप उनकी मतलब आप एक ढाल, एक इस तरह से, और हमेशा हर जगह पर देखा कि किस तरह से मुखरता के साथ एकदम आप सामने वाले को पस्त कर देते थे। कहीं तो उनको ये लगा होगा, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि देखिए ना, आप मेन उसमें थे, आप प्रमुख प्रवक्ताओं में, और साथ ही साथ जिस तरह से चुनाव की इससे पहले बात की, तो उन्होंने कहा कि अब ठीक है, अब वो निकल लिए, क्योंकि मतलब निकल गया तो वो निकल लिए। अब मैंने आपको बताया, आप बताइए ना हिमानी जी। जमशेदपुर के इंचार्ज थे उस समय आरपीएन सिंह साहब, आप फोन लगाइए उनको और पूछिए गौरव ने टिकट मांगा था क्या। रिक्वेस्ट किया मुझे, प्लीज लड़ लो यार, हमारे पास आदमी नहीं है। ये सिस्टम में आप पूछिए किसी से भी कि मैंने टिकट मांगा क्या। मैंने जीवन में ना तो, मैं आपको एक वादा कर रहा हूं आज, ना तो कांग्रेस में कभी कोई चीज मांगी, ना कभी आगे किसी भारतीय जनता पार्टी में मांगूंगा। मैं बिलीव करता हूं कि अपनी योग्यता का हर चीज हर व्यक्ति को मिलती है। दैट इज माई फर्म बिलीफ। तो मैं ये मांगने, ये दे दो और वो दे दो, मैं क्या दे दो। मैं यंगेस्ट प्रोफेसर बना हिमानी जी। At the age of 3 to 32, I was the full professor in one of the most reputed business school of India and which I am proud of. मुझे उस बात का गर्व है। तो मैं कोई मांगने थोड़ी जाऊंगा, और क्यों जाऊं मैं मांगने। मेरे को मेरे गुरुओं ने, मेरे माता पिता ने ऐसी अच्छी बढ़िया शिक्षा दी है कि मैं अपना काम करूंगा ना। मैं क्यों मांगू किसी से कोई चीज। मैं टिकटों के लिए ना तो आता हूं ना जाता हूं। अगर मुझे ज्वाइन ही करनी होती पावर के लस्ट में, इफ आई एम इन द लस्ट ऑफ पावर, आई माइट हैव जॉइन सम अदर पार्टी इन 2018। कांग्रेस पार्टी तो 42 पे थी ना उस समय। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, 4 अप्रैल को मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है। मैं 15 मार्च को भी कर सकता था हिमानी जी, जब टिकटों का वितरण नहीं हुआ था। वैसे ये जो पटका आपने पहना, इससे बचा भी जा सकता था। कौन सा पटका पहना? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का क्यों बचता? क्योंकि नाराजगी आपकी इधर, मतलब सुबह आप रिजाइन करते हैं, दिन में आप ज्वाइन तीन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है हिमानी जी। जैसे आपने और मैंने तो खूब दी, और मुझे पता आपने भी खूब प्रतियोगी परीक्षाएं अपने कॉलेज के बाद दी होगी। उनमें होता है एक तो मैंडेटरी कंडीशंस और एक होती है डिजायरेबल कंडीशंस। मैंडेटरी है, अगर आपको यूपीएससी का फॉर्म भरना है तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। डिजायरेबल ये हो सकती है गुड इन कंप्यूटर, प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी, कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। बट मैंडेटरी कंडीशन में कोई समझौता किया जा सकता है? उधर से आया कि इधर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंडेटरी कंडीशन में समझौता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। डिजायरेबल इधर उधर हो सकती है, पर मैंडेटरी में नहीं। मेरे लिए 3 मैंडेटरी कंडीशन आज से 6 साल पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। पहली मैंडेटरी कंडीशन, राष्ट्र के निर्माण में मैं कोई अवरोध ना तो पसंद करता हूं, ना किसी को करने दूंगा। नंबर 2, धर्म की रक्षा में कोई व्यक्ति, और मैं धर्म बोलता हूं तो सिर्फ एक धर्म नहीं, सभी धर्म के विरोध में अगर कोई आवाज उठेगी तो वो देश का संविधान बर्दाश्त नहीं करेगा। और नंबर 3, मैं ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में पूर्ण विश्वास करता हूं। और आज हिमानी मेरे सामने बैठी और मैं हिमानी के सामने बैठा हूं, ये सिर्फ इकोनॉमी ओपन अप हुई तब हम दोनों आए, नहीं तो हम भी कोई छोटे से शहर में छोटा से काम कर रहे होते। आज हम क्यों आए यहाँ पर? आप यहाँ कैसे पहुंची? क्योंकि ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी हुई, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, नए नए चैनल खुले, तो आप यहाँ बैठी हैं। आज बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है। फिर इस पे आ जाते हैं, एक एक पे बात करते हैं। क्योंकि आपके ट्वीट्स बहुत वापस वायरल किए जा रहे हैं। अरे मैं चाहता तो वो उनको हटा देता। मैं कह रहा हूं करो। मैं तो हिमानी जी इसी कुर्सी पर बैठा था, आज भी यहीं बैठा हूं और कल भी यहीं रहूंगा। पर कांग्रेस पार्टी जो मेरे साथ यहां बैठी थी वो उठ के चली गई। मैं तो 6 दिन पहले भी बोल रहा था, अरविंद केजरीवाल कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। आज भी बोल रहा हूं, पर 6 दिन पहले कांग्रेस उसको भ्रष्टाचारी मानती थी, आज वो कांग्रेस के लिए ईमानदारी का सर्वोच्च नेता हो गया। मैं नहीं बदला हूं। तो फिर तो आप सामने भी कैसे आरोप लगा सकते हैं और ये कैसे कह सकते हैं कि टारगेट किया जा रहा है? किसको? ईडी सीबीआई। आपने भी खुद भी सवाल उठाया ना कि ईडी सीबीआई जो है किस तरीके से टारगेट। उसका उत्तर देता हूं। अडानी के खिलाफ मैंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल मैं आपके शो में स्वीकार कर रहा हूं। आपको शायद एक का पता हो, मैंने 366 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, मेरे को सारों के टॉपिक याद है, मैं अभी आपको सारे सुना सकता हूं।
आपको शायद एक का पता हो, मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की अडानी के खिलाफ, पर जब सेबी ने क्लीन चिट दी उसके बाद मैंने उसको स्वीकार किया और कांग्रेस पार्टी को भी बोला आप भी स्वीकार। तो ये वो नहीं समझ पाए? नहीं समझ रहे ना, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है। उनको लग रहा है कि अडानी को मुक्के मारेंगे, अगर पंच करेंगे तो मोदी जी को लगेगा और मोदी जी को लगेगा तो देश के लोग हमें वोट दे देंगे। नहीं साहब, ऐसे वोट नहीं है। मैं आपको एक शब्द लिखा मैंने चिट्ठी में, दिशाहीनता। यू माइट हैड हर्ड, डायरेक्शनलेस। अब दिशाहीनता का एक उदाहरण देता हूं। आज सुबह कांग्रेस पार्टी बात करेगी कास्ट सेंसस की, कल सुबह कांग्रेस पार्टी बात करना शुरू कर देगी अडानी अंबानी को गाली देने की, परसों सुबह ईवीएम हैकिंग की, संविधान भी खतरे में, उसके अगले दिन महंगाई की, उसके अगले दिन बेरोजगारी की, उसके अगले दिन अग्निवीर की, उसके अगले दिन जीएसटी की। अब एक का भी समाधान बताया आपने? विपक्ष का काम सिर्फ गालियां देना नहीं होता है, ये भी बोला मैंने उनको। आई हैड टोल्ड दीज थिंग्स। आपका काम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का होता है, रचनात्मक आलोचना। अगर आप किसी चीज की आलोचना कर रहे हो तो बताओ कि सही रास्ता कौन सा है। अब आपने कहा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। बिल्कुल, एक नहीं कई बार लगाया। अब मैं जवाब देता हूं। मैं उसमें ऐड ऑन भी कर देती हूँ। कैंडिडेट्स नहीं है, मुद्दे नहीं है, जिस तरह से आपने यहाँ पर कहा कि किसी एक पर ठहर नहीं पाते हैं। अगर कुछ किया जाता है तो सनातन पर बार बार प्रहार किया जाता है, उस पर अटैक किया जाता है। ये बात आपके पिछले जो छोड़कर गए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम से लेकर तमाम नेता, मैंने तो इकोनॉमिक पॉलिसी पे भी बताया कि आज स्वयं की इकोनॉमिक पॉलिसी को गाली देते हैं वो। आपको मैं एक एश्योर करता हूँ यहाँ पे कि ना तो लोकतंत्र खतरे में है ना संविधान खतरे में है। जून महीने में जब रिजल्ट आएगा तब कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व जरूर खतरे में है, उसको संभालिए। ये मेरी उनको रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक स्वच्छ, एक स्ट्रांग लोकतंत्र में एक अपोजिशन पार्टी चाहिए और कांग्रेस पार्टी अपोजिशन पार्टी का धर्म पूरा नहीं निभा पा रही। तो क्यों नहीं निभा पा रही है? वो तो भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए निकले उसका थे। भी कांग्रेस नहीं जोड़ पा रही, उसका भी जवाब देता और कहते हैं कि भैया जो जा रहा है उसको जाने दो, जो जा रहा है हमें जरूरत नहीं है। इसी से पता चलता है कि कौन वफादार है। मतलब आप वफादार नहीं थे। अब मैं आपको बताता हूँ ना, भारत जोड़ो यात्रा का भी आज सच आपके सामने खोलता हूँ। कहाँ सबसे ज्यादा ये यात्रा ने कहाँ समय बिताया? मध्य प्रदेश और राजस्थान। 4 दिसंबर 2023 का रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया? आप रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। आप जब तक अपनी एफ ग्रेड को, फेल ग्रेड को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप कभी पास ग्रेड में आओगे ही नहीं। तो आपकी यात्रा जहां से निकली, सबसे ज्यादा दिन जहां बिताए, वहां आप चुनाव हार गए बुरी तरह से। फिर आपने उस हारने का आत्मावलोकन नहीं किया, आपने नई यात्रा चालू कर दी। अरे यात्रा क्या आप फिजिकल फिटनेस के लिए कर रहे हो या कोई माइंडसेट से कर रहे हो? अगर फिजिकल फिटनेस से के लिए कर रहे हो तो सही है, मुझे भी करनी चाहिए, मैं मानता हूं। पर अगर यात्रा कोई एजेंडा के लिए, पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए कर रहे हो तो आप इंट्रोस्पेक्ट तो करो। अब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यात्रा की डिजाइन ये तीनों जो मैंने बताया ना, जो मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा वो यात्रा डिजाइन कर देता है। अब जो व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ा उसको क्या मतलब यात्रा से? वो क्या समझता है राजनीति के बारे में? उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कैसे भी मेरी 5वीं, 4 बार तो हो गए राज्यसभा, अब 4 खत्म होने वाली है, 5वीं मेरी सेट हो जाए, इसलिए यात्रा करवा देता हूं। आप राज्यसभा की सीटों की राजनीति करोगे ना तो पॉलिटिकल पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो हालात ये जो स्थितियां हैं, ये मैं अचानक से नहीं हुआ है हिमानी जी। अगर अचानक से होता तो मैं अचानक टीवी में आता, आज मैं आपके साथ टीवी में बैठा हूं और कल से बंद कर देता। 4 दिसंबर से लेके 6 अप्रैल तक मैंने मिन्नतें की हैं, मिन्नतें जो मैंने जीवन में कभी नहीं करी कि साहब सनातन के गाली को मौन स्वीकृति मत दो, साहब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योते को ठुकराओ मत, पाप चढ़ेगा और पाप और पुण्य हमें यही भोगने पड़ते हैं, ये हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कहता है। साहब ये सुबह से शाम गालियां देना बंद करो, कंस्ट्रक्टिव काम करो। आपको मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे नाम से मत पूछना, क्योंकि नहीं तो वो कांग्रेस का प्रवक्ता या कांग्रेस का समर्थक नाराज हो जाएगा, पर एक सवाल जरूर पूछना, ये मेरी रिक्वेस्ट है हिमानी जी, पर्सनल। कि कास्ट सेंसस में बोलते हैं कि साहब हम आर्थिक समानता ले आएंगे,
तो कास्ट सेंसस में कैसे आर्थिक असमानता आएगी, जरा पूछिए। और सेंसस क्या होती पता है? फॉर्मेट देखा कभी कास्ट सेंसस का? बोल रहे हैं आर्थिक समानता, जैसे हिमानी ने टूथपेस्ट पे कितना जीएसटी दिया और मैंने कितना दिया, ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हिमानी ने पेन में कितना जीएसटी दिया और मैंने पेन में कितना दिया, ये कैसे पता चलेगा? कुछ पता ही नहीं है, दिशाहीनता की पराकाष्ठा है। आप उस लेवल पे पहुंच गए कि आपको क्या लग रहा है कि आप मुद्दे उठाओ, पोलराइज करो, आपको लगता है इस कास्ट सेंसस की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर कास्ट जुड़ जाएगी और हमें वोट दे देगी, क्योंकि उनको पता है कि इधर तो नहीं जुड़ सकते, तो इधर वही तुष्टीकरण की जो वही तो कह रहा हूं, वही मैं कह रही हूँ, उसी तरफ कह रही हूँ। तो मतलब उनको पता है, इसीलिए वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब वो भी उतना नहीं है जिसको वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो ही नहीं सकता। आज का जो एस्पायरिंग इंडिया का यूथ है वो अपने बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को ढूंढ रहा है, और वो ढूंढ रहा था उस मैनिफेस्टो में भी, लेकिन उसको वो मिला नहीं। मैनिफेस्टो तो बताया ना, वो 30 साल से एक ही बना रहा है। आप पिछले साल से कंपेयर कर लो, आपको एक हमारे एक एकेडमिक जो हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, इसमें हमारे एक सॉफ्टवेयर होता है प्लेगरिज्म का, जिससे पता लग जाता है कि कितने % प्लेगरिज्म हुआ है। वो मैनिफेस्टो को डाल के देख लेना और अपने दर्शकों को बताना, वो शो जरूर करना कि 66-80% उठाया हुआ माल है। मौलिक चिंतन ही नहीं है। You don't have original ideas. Original ideas can be good or bad, but you have to give original ideas to the people of this great country. तो किस लिए नहीं वो आइडियाज क्यों नहीं माने जाते हैं? क्यों नहीं? मतलब क्या वो पार्टी? हिमानी जी, जैसे मेरी आदत कप को ऐसे पकड़ने की है, अब 30 साल से मैं ऐसे ही पकड़ रहा हूँ। ऐसे पकड़ने, कप को पकड़ने वालों को देश ने रिजेक्ट कर दिया। अब आपको अभी आप वापस उससे पकड़वाओगे तो वो ऐसे ही पकड़ेगा। ये तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि आप देखिए दूसरी तरफ 400 पार का नारा जो दिया गया है, उसको लेकर उसी तरह की जो एक्सरसाइज है, आप देखिए कि पीएम मोदी था तक नहीं ले रहे हैं, वो नॉन स्टॉप लगे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुस्त हैं। और छोड़िए धमका रहे हैं। मीसा भारती ये कह रही हैं कि एक बार आने दीजिए, अगर हमें जनता का आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद हमें मिलता है। कईयों ने मीसा भारती का ही नाम क्यों ले रहे हो? नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये लेटेस्ट है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा है आने के बाद एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तो हमारे हिंदी में एक कहावत है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो आने के बाद आओगे जब करोगे ना, आपकी फितरतें आने की है ही नहीं। अगर आने की होती, ईमानी जी, आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने जो बोला पिछले 15 मिनट में उसको एक साइड में रखो। एक बात आपसे पूछता हूँ, हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, आप उस पर चुप भी रखे हो। तो पाकिस्तान में थोड़ी चुनाव लड़ना आपको, कि पाकिस्तान में लड़ना जाके। राम मंदिर में सबसे ज्यादा विश्वास हमारे देश के लोगों का है, आप वहां गए नहीं, तो क्या पाकिस्तान रावलपिंडी से चुनाव लड़ना है? इस्लामाबाद से चुनाव लड़ना है? आप वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देते थे, या तो सोमालिया से चुनाव लड़ना है, इराक से चुनाव लड़ना है। वहां पे ऐसी बातें होती है कि ये पैसे वाला है इसलिए मतलब चोर है, इसने वेल्थ कमाई ये चोर है। ये कांग्रेस की नीतियां नहीं थी। तो आपने एक मेरी जब इंट्रोडक्शन कराया तो आपने कहा गौरव वल्लभ जिन्होंने पार्टी छोड़ दी। अरे गौरव वल्लभ ने नहीं छोड़ी हिमानी जी, गौरव तो उसी कुर्सी पे बैठा है, ये वाले उधर चले गए। गौरव के लिए तो केजरीवाल पहले भी करप्ट था, है और रहेगा। गौरव के लिए तो पहले भी सनातन धर्म पे एक आयोटा परसेंटेज भी सनातन को गाली वो बर्दाश्त नहीं करता था, नहीं करेगा। गौरव के लिए राम भारत की आत्मा थे, हैं और रहेंगे। तो गौरव के लिए तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन प्रमुख आर्थिक जो एजेंडा सेटर थे, हैं और रहेंगे। पर इनको समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? उसका कारण मैंने बताया कि आपकी ग्राउंड कनेक्ट टूट चुका। एक और उदाहरण देता हूं, अभी तक मैंने नहीं दिया वो। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत। कांग्रेस की सबसे एपेक्स बॉडी कौन सी? कांग्रेस वर्किंग कमेटी, CWC, लगभग परमानेंट, स्पेशल इनवाइटी, ये सब आजकल तो आप इनके नई परिभाषा बिगड़। मैं आपको बोल रहा हूं, तो ये लगभग 80 लोग हैं, 80-85 भी हो सकते हैं, पर 80 तो है ही। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, ये सब मिला के। आपको जान के ताज्जुब होगा हिमानी जी, मात्र 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अरे देश कहाँ डर रहा है? ये डरे हुए हैं कि 8-8 लाख वोटों से निपट जाएंगे। तो ऐसे कैसे जीतेंगे? मतलब आप ये देखिए ना कि कहीं भी जगह आपने एक गठबंधन बनाया, वो ठीक है, नीतीश जी आए, उन्होंने शुरू किया। क्या है? ये मुझे हिमानी जी, आप 1 मिनट
एज ए हिंदुस्तानी सिटीजन मुझे बताओ, एक पार्टी बंगाल की बोलती है कि तुम 40 से नीचे आओगे, ममता बनर्जी सभी ने आंख दिखा, ममता बनर्जी ने बोला ना, बिल्कुल बोला। और हम कांग्रेस पार्टी वापस क्या जवाब दे रही कि ममता बनर्जी इज पार्ट ऑफ आवर अलायंस। क्या है अलायंस? बिहार में अलायंस है जहां पे लालू यादव की पार्टी खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है। ये तो महाराष्ट्र में अलायंस है। देखिए उधर देखिए आप, वो डी राजा की पत्नी उनके खिलाफ वहां पर लड़ने, और ये हर जगह देखने को मिल रहा है। मैं आपको यही कह रहा हूं ना, यू हैड लॉस्ट द ग्राउंड कनेक्ट। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मेरे को कांग्रेस के शीर्ष नेता ने बुला के बोला, गौरव जी हम आपको CWC का मेंबर। उस शीर्ष नेता का नाम लेंगे तो ज्यादा सुविधा होगी समझने में। ये अनएथिकल है, ये गलत है, ये पाप है। बट मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में, वॉर में, और ये कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स। I had certain level of ethics which I will never cross in my life. That is my promise. तो शीर्ष नेता ने मुझे बुला के बोला, गौरव जी वी आर पुटिंग यू इन CWC, हम आपको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेंबर बना रहे हैं। 4-5-6 महीने पुरानी बात, 6 महीने हो गए शायद, तो शायद सितंबर की, हाँ, तो 7-8 महीने हो गए। तो मेरा नाम नहीं हुआ। तो 10-15 दिन बाद वो मेरे को मिले शीर्ष नेता, कोई एक कार्यक्रम में। मैंने पूछा सर आपने तो बोला था, ये हुआ नहीं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैं वो कोट कर रहा हूँ, वो मेरे अंतरात्मा पे छपा हुआ है। गौरव जी, योर आइडिया ऑफ रिलीजन डजंट सूट अस। क्या बोला? आपकी धर्म की आस्था हमें सूट नहीं करती, मतलब हमें स्वीकार्य नहीं है। मेरे धर्म की आस्था तुम्हें स्वीकार नहीं है, गौरव वल्लभ की धर्म की आस्था तुम्हें स्वीकार नहीं है, जिसने कभी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे कभी नाम ही नहीं लिया जीवन पर्यंत। हिमानी जी, मेरा सरनेम क्या, उपनाम क्या, बताइए ना। मैं तो नहीं लगाता ना, क्योंकि मैं जाति धर्म इन पे विश्वास ही नहीं करता। मुझे बोला जा रहा है धर्म की आस्था तुम्हारी सूट नहीं करती, क्योंकि मैं उनको कह रहा था सनातन पे गाली मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उनको कह रहा था राम मंदिर पे कोई भी अपशब्द बोला मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने उनको कहा भगवान राम के मंदिर बन रहा है, हमें चंदा देना चाहिए, ये मैंने उनको बोला। आई टोल्ड दीज थिंग्स टू देम। पर मेरी धर्म की आस्था स्वीकार नहीं है उनको। अगर मेरे धर्म की आस्था स्वीकार नहीं है तो ये देश तुम्हें कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अगर सनातन की आस्था तुम्हें स्वीकार नहीं है तो देश तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान राम की आस्था तुम्हें स्वीकार नहीं है तो देश तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग निर्णय ले रहे हैं उनको ग्राउंड लेवल की एस्पिरेशंस का पता ही नहीं है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मैं उदयपुर था और मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे है, वो देखिएगा आप। मेरे इस फोन के अंदर मेरे लगभग 100 कार्यकर्ताओं का मैसेज आया, भैया घर से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि शर्म के मारे लोग हमसे ताने मार रहे हैं, हम शर्मिंदा हैं। लेकिन उस वक्त तो क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। मैंने कहा ना, मैं जो बता रहा हूं आप मेरी व्यथा सुनो और मेरे कार्यकर्ताओं की व्यथा सुनो। ये कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं ना, जिन्होंने जीवन में चुनाव नहीं लड़ा, उनको पता नहीं है। मैं चाहता हूं वो सुने आपके माध्यम से, और आपका चैनल वो जरूर देखते। तो मेरे को बोला भैया हम तो घर के बाहर नहीं निकल पा रहे, शर्मिंदा है। मैंने सबको कहा सब पहुंचो राम मंदिर, मैं अखंड रामायण का पाठ करा रहा हूँ। मेरा उसमें ट्विटर की टाइमलाइन में है वो। उस दिन हमने अखंड रामायण का पाठ किया और भगवान राम से कहा कि इन पापियों के पापों का प्रायश्चित हम कर रहे हैं। पर आपको ये सब बातें कब पता चलेगी हिमानी जी? व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड, यू आर सिटिंग हियर इन एयर कंडीशनर चैम्बर्स। और मैंने बताया ना, चाय के साथ, लंच के सूप के साथ, डिनर के सूप के साथ, ये उनका टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल से देश का टाइम टेबल मैच नहीं करता। और जब तक आपका टाइम टेबल और देश का टाइम टेबल मैच नहीं करेगा, देश में ना तो आप सत्ता में आ सकते हो, ना सुदृढ़ विपक्ष की भूमिका निभा सकते। ये सबसे न्यूनतम हम देखें कि कांग्रेस का चल रहा है इस वक्त टाइम। न्यूनतम नहीं, दिस इज द क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। डोंट से न्यूनतम। न्यूनतम में तो नंबर होता है। आपको मैं एक बात बोल के जा रहा हूं और ये सच हो जाए तो एक वादा आपको करना पड़ेगा ऑन एयर
कि मेरा नाम लेके ये वीडियो आप उस दिन जरूर चलाओगे कि गौरव वल्लभ प्रेडिक्ट करके गया था इतने तारीख को इतने दिन। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आई डाउट देयर विल बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, फुल स्टॉप। अगर ये होए तो मैं उस दिन आऊंगा नहीं आपके चैनल पे, आप मुझे बुलाना भी मत, पर मेरे ये क्लिप जरूर चलाना, ये मेरे से प्रॉमिस आपने किया है। पूरी जा रहे हैं आप प्रचार के लिए? पूरी चले जाएंगे अगर पार्टी कहेगी तो। हो गई दोस्ती, हो गई। 1 ट्रिलियन में कितने जीरो उनके साथ साथ सबको समझा दिया। मानी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब हम तो हिंदुस्तान तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है, तो हम हमारी यूनिट का प्रयोग करें। 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ होता है, तो 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगी। ट्रिलियन हटाई दो ना। Why we should have ones, tens, thousands, millions, billions, trillions? Let us have इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। क्योंकि जब आपने ज्वाइन की बीजेपी, जिस दिन आप ज्वाइन करने जा रहे थे, तो उस दिन यही ट्रेंड कर रहा था कि अब गौरव वल्लभ जी वहां जाकर ये बताएंगे कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होती है, और दोस्ती भी हो जाएगी। वहां पर मुलाकात हुई उनसे, अब हो गई। वो चुनाव लड़ रहे हैं ना। हाँ। तो मैं तो यही हूँ पिछले 5-6 दिन से, और मुझे आज 5-6 दिन ही हुए ज्वाइन किए, 7 दिन हो गए होंगे। तो वो चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी कहेगी तो प्रचार भी करेंगे उनके लिए। आई विश हिम दैट ही शुड बिकम ए लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम पुरी। माय ऑल गुड विशेस आर विथ हिम। ये सवाल उठाया जाता है कि जिस चीज को आपने हथियार बनाया हुआ है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, क्या वो इस तरफ नहीं है? क्योंकि देखिए, विपक्ष तो लगातार ये कह ही रहा है कि जो भ्रष्टाचार इधर वाला, मतलब इधर वाले सारे भ्रष्टाचारी हैं और इधर वाले सारे सदाचारी हैं। वो तो वॉशिंग मशीन, अब वो पुराना हो गया। नहीं, मैं बताता हूँ, वॉशिंग मशीन पे बात करना जरूरी है। मानिए मैंने तो 2 चुनाव लड़े, चुनाव में एफिडेविट देना पड़ता है। प्लीज आपकी रिसर्च टीम को कहना मेरा एफिडेविट आज शो में दिखाए। मेरे एफिडेविट में एक भी पुलिस कंप्लेंट, कोर्ट केस पेंडिंग, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, इनकम टैक्स, इवन मेरा पड़ोसी भी मेरे लिए अपशब्द नहीं बोलता है। तो मैं क्यों आया? मेरे को किसकी वॉशिंग मशीन की जरूरत थी? मुझे किसकी जरूरत थी? ये समझना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि मेरे जैसे लोग हैं जो आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं। आप अपनी आइडियोलॉजी अपने हिसाब से चेंज कर देते हो। तो कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी आपकी भी तो समय के हिसाब से बदली। मैंने कहा बदली? मैं यही तो कह रहा हूं, मैं तो वहीं खड़ा रहा, मेरे साथ वाले निकल लिए। मैं तो 6 साल पहले जहां खड़ा था, मैं तो आज भी कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। मतलब सही हुआ कि जेल गए? पक्का। और हेमंत सोरेन के भी, क्योंकि उसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी नहीं, पर जो जानकारी अखबारों में उसको जेल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि अखबारों में जो जानकारी है उसके हिसाब से उन्होंने स्वयं को भूमि आवंटित कर दी। ये दिस इज नॉट प्रोप्राइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार कोई करे और बच जाए? संभव नहीं है। और ये वॉशिंग मशीन, गौरव वल्लभ का उत्तर दो ना, पूछना आप उनसे कि गौरव वल्लभ पे कौन सा दबाव था। गौरव वल्लभ ने तुमसे टिकट मांगा था क्या कभी? अगर वो एक दस्तावेज दिखा दे तो मैं चुनौती देता हूं कि किससे मांगा था, उस आदमी का नाम बताओ। और मैं तो बोल रहा हूं, आपके सामने नाम देके जा रहा हूं। आरपीएन सिंह झारखंड के इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैं चुनाव लड़ा। रिक्वेस्ट, आई एम यूजिंग द वर्ड रिक्वेस्ट। प्लीज यार लड़ ले, कोई आदमी नहीं है, तू ताकत से लड़ेगा। दैट वॉज द वर्ड्स। और मैं जहां भी लड़ा ताकत से लड़ा। आज उदयपुर से भी हारा तो मेरे को 40% वोट मिला है, 40। मैं 6.5%, 4%, 3% वोट वाले जो टीवी में बैठ के आपके सामने घूमते हैं और बातें करते हैं ना, उनसे बोलना 40% वोट लाया है उस जगह से जहां से 5 बार से कांग्रेस हार रही है। मैं आपको एक और इश्यू बताता हूं। पहली बार मैं अपने ये दिल की बात आपके सामने रख रहा हूं। पहली बार मैं उदयपुर से चुनाव लड़ रहा था। मैं एक कार्यक्रम में गया जहां 20,000 उदयपुर के लोग इकट्ठे थे। 20,000। मेरे पास उस कार्यक्रम की वीडियो फुटेज है। बोला, गौरव जी आप बहुत बढ़िया आदमी हो, वी ऑलवेज वेलकम योर नॉलेज ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स। पर हम सब लोग यहाँ 20,000 लोग हाथ ऊंचा करके बोलते हैं कि आपको वोट नहीं देंगे। क्या बोले? लेकिन क्यों? वो मैंने भी यही पूछा। मैं साहब अभी तो आप कह रहे थे, और मुझे बुलाया। कैन यू बिलीव दे हैड कॉल्ड मी?
जब मैं एंटर हुआ मैंने 20,000 पब्लिक देखी। आपको थोड़ी सी राहत लगी? हिमानी जी मुझे लगा जीत चुका हूं। मेरे साथ में एक व्यक्ति था, मैंने कहा यार नाउ इट इज ओनली वेदर आई एम गोइंग टू विन बाय 20,000 और 30,000, दैट इज द ओनली थिंग विच आई हैव टू सी। उन्होंने दोनों हाथ ऊंचे करके बोलो कि वोट नहीं देंगे। वो सब ने बोला। मैंने जो बुजुर्ग व्यक्ति थे पंच, उनके पैर, वो मैं बुजुर्ग का पैर बिना अगर वो नहीं भी बुलाते तो भी मेरे को मिलते, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैंने उनको मारवाड़ी में पूछा, मेवाड़ी में, कि मारू एड़ी कई गलती वेगी थे मन बुलान अटे कह रहा हो कि वोट कौन दाथन, तो बोले कि तू वो सिंबल लौटा दे थार जिताऊनी गारंटी मानी। व्हाट ही टोल्ड, प्लीज रिटर्न द सिंबल, वी विल गेट यू विन द इलेक्शन। 20,000 लोगों के बीच माइक पे बोला गया। मैंने कहा क्यों साहब? बोले सनातन रे जो गालियां दे वोट उन्हें को नहीं। ये बात किसको पता पड़ेगी हिमानी जी? उन्हें कोई फर्क भी तो नहीं पड़ रहा था ना। लेकिन गौरव जी देखिए ना, हिंदी भाषी, मतलब अगर आप हिंदी भाषी लूज कर रहे हैं जो प्रदेश हैं, तो फिर आप सोचिए क्या। और खुद ही आप देखिए चिदम्बरम क्या मैसेज करते हैं, द साउथ। इसका क्या मतलब आखिर? ये नॉर्थ वर्सेस साउथ, ये नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं है, आप इसको समझिए, ये देश को बांटने वाली सोच। वही एग्जैक्टली, ये देश को बांटने वाली सोच है। जब कर्नाटक का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम 1 रुपया GST देते हैं और हमें 35 पैसा 40 पैसा मिलता है, तो ये देश को बांटने वाली सोच है। वो क्या ये नहीं समझता? कभी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भैया ये मैन पावर जो तुम्हारे कारखानों में काम करती है वो तो हमारे राज्य से आती है, और झारखंड के मुख्यमंत्री ने कह दिया भैया जो मिनरल तुम यूज करते हो वो मेरी मिट्टी में होता है। फिर क्या टका सा मुंह रह जाएगा ना, फिर क्या करोगे? ये सोच देश को बांटने वाली है। जब कोई मुख्यमंत्री कहता है कि मुझे वो तो कह रहे मोहब्बत की दुकान हम चला रहे, मोहब्बतें लुटा रहे। दिस इज एंटी इंडिया सोच, एंटी इंडिया, देश के खिलाफ की सोच है ये करने से भी मैंने मना किया उनको कि ये सब नहीं। DK शिव कुमार के भाई ने क्या वक्तव्य दिया, क्या ये देश की मोहब्बत की दुकान है? अभी मैं उदाहरण दूंगा तो 1 घंटा उस अलग ही हो जाएगा, पर आई डोंट वांट टू एंटर इनटू ए नेम कॉलिंग एंड टेलिंग देम। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी का ग्राउंड कनेक्ट टूट चुका है। कांग्रेस का पार्टी में आपको मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ, रिपब्लिक टीवी ये जरूर करे। कांग्रेस पार्टी का AICC का नंबर वेबसाइट पे है, फोन करो उनको ऑफिस आवर्स में, कोई फोन ही नहीं उठाता। इसीलिए आप ऑल इंडिया चापलूस कमेटी कह रहे हैं इसको। और सिर्फ हिमानी जी, प्रोफेसर गौरव वल्लभ का मोबाइल नंबर, आप मेरा नाम और मोबाइल नंबर गूगल में डालो, आपको मिल जाएगा। देश का हर कार्यकर्ता मुझे फोन कर सकता है, और मैं फोन उठाता हूं, अननोन फोन भी। तो क्यों उठाता हूं? क्योंकि जब तक आपको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं चलेगा, आप कैसे काम करोगे? इफ यू आर नॉट अवेयर कि क्या हो रहा है, तो आप कैसे काम करोगे? तो दैट इज द प्रॉब्लम। और यही सोच, हालांकि हम इस पर बात कर चुके हैं मैनिफेस्टो पर, लेकिन एक बार फिर से घूम कर आती हूँ, क्योंकि बीजेपी बार बार ये प्रहार कर रही है कि मुस्लिम लीग वाली जो सोच है वो मैंने बताया ना, आर्काइव से पुराना मैनिफेस्टो लिया होगा, तो आर्काइव से इस बार 1955 का मैनिफेस्टो मिल गया होगा। कट कॉपी पेस्ट एक हमारे कंप्यूटर में अपन करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, डॉक्यूमेंट इज रेडी। You don't have any new idea. Ctrl+C and Ctrl+V can't get you to win the elections. लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना कि बीजेपी इसको इसलिए उठा रही है कि देखिए उससे भी सूट कर रहा है कहीं, और ये पोलराइज करने की कोशिश इसके जरिए हो रही है। तो पोलराइज करने की कोशिश कौन कर रहा है, इस तरफ या इस तरफ? आप देखो ना, जब आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की सेंसस की बात करते हो तो पोलराइज क्या बुरा है मुस्लिम हितों की बात करना? मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ। मैं कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी बोलता है उसका मैं घोर विरोधी हूं, आई एम टेलिंग यू। पर सनातन विरोध पे चुप्पी बहुत बुरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम विरोध पे भी चुप्पी रखो, मैं नहीं बोल रहा। सिख विरोध पे चुप्पी रखो, मैं नहीं बोल रहा। ईसाई विरोध पे, बौद्ध विरोध पे चुप्पी रखो, मैं नहीं बोल रहा। पारसी विरोध पे चुप्पी रखो, मैं नहीं बोल रहा। पर एक टारगेट पे चुप्पी रखते हो और बाकी सब में वोकल हो जाते हो। यही स्ट्रैटेजी है।
अगर ये स्ट्रेटेजी है तो इट कैन वर्क ओनली इन इस्लामाबाद, नॉट इन दिल्ली. If this is the strategy, this can be a good strategy if you are contesting election in Lahore, Peshawar, Islamabad, Rawalpindi, but not in Lucknow, Jaipur, Ahmedabad and Bangalore. बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया है, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक नारा ही है या वाकई में ये हो सकता है? मेरे को इससे ज्यादा की उम्मीद है. आपको ज्यादा की उम्मीद है? तो मतलब क्या पूरी 543 की 543 तो नहीं, पर मुझे हाँ. इसकी ज्यादा की उम्मीद है. कितने की उम्मीद है आपको? मैं मतलब बीजेपी के, जैसे मैं 2 स्टेट्स के बारे में आपको बताता हूँ जिसके मेरे को एक एक सीट का एनालिसिस है और मेरे पास ग्राउंड लेवल फीडबैक है. राजस्थान में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतेगी और जिस दिन ये रिजल्ट आए, हिमानी मेरे से प्रॉमिस कर रही है ऑन एयर कि मेरा नाम लेगी कि गौरव ने बोला था. नहीं, आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप आएंगे उस वक्त? हाँ, मैं आऊंगा. आप पर मेरा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं सेल्फ प्रमोशन में थोड़ा सा कमजोर हूँ. नहीं, पर आपको करना है. बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके लिए आप चिंता छोड़ दीजिए. पर दूसरा, झारखंड में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी. ये बड़ी बात आप कह रहे हैं. झारखंड में 0. एक सीट पहले पिछली बार जीती थी, वो गीता कोड़ा जी, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है. पर उसको लेकर भी सवाल उठे थे. अब उस पे अपन जाएंगे तो फिर दूसरा डिबेट, अपन को एक दिन और बैठेंगे उसके लिए. पर राइट नाउ एक भी सीट पे कांग्रेस नहीं जीत रही. तो झारखंड और राजस्थान की आपको व्यथा बताता हूँ क्योंकि आपके करोड़ों दर्शक है राजस्थान के, उनको अच्छा लगेगा. पहली बार कांग्रेस ने 3 सीटें अलायंस को दे दी 25 में से. कांग्रेस सिर्फ 22 पे ही लड़ रही. आपको पता है ये बात? क्योंकि कांग्रेस के पास उन 3 सीटों पे कैंडिडेट ही नहीं. कैन यू बिलीव कि सीकर में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला, सीपीआई को सीट दे दी. और वो सीपीआई, वो कम्युनिस्ट पार्टी जो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, और ये अलायंस है. एंड दिस इज कॉल्ड एज अलायंस ऑल्सो. नहीं, वही बात मैंने शुरू में ही कही कि जो उसको भूमिका एक निभानी चाहिए थी. देखिए, एक गठबंधन जो आप कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन ठीक है, उसकी धुरी वो थी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी और सामने भी उन्हीं को रखा गया. लेकिन एक बड़े भाई की भूमिका जिस तरह से निभानी चाहिए थी, वो उस तरह से नहीं निभा पाए. हर कोई, बिहार से लेकर आप देख लीजिए बंगाल तक, हर कोई आंखें दिखाता रहा. पहले बिहार से, जहां से वो शुरू हुआ, जहां से नींव पड़ी, वो ही पहले छिटक लिए. फिर उसके बाद ममता बनर्जी, और फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या वो महाराष्ट्र में. आज मैं एक और बात बोल के जा रहा हूँ, कांग्रेस के लोग सुन रहे होंगे तो उनके लिए एक अच्छा एक सुझाव दे के जा रहा हूँ. अगर अपना लेंगे तो उनको फायदा होगा. जब तक कांग्रेस लालू यादव जैसे लोगों के साथ अलायंस करेगी, तब तक कांग्रेस कभी भी सरकार में नहीं आ सकती. फुल स्टॉप. क्योंकि देश डिस्कार्ड कर चुका है उनकी राजनीति को. पीपुल हैव डिस्कार्डेड दैट. आपको मैं राजस्थान की बात बताता हूं और ये थोड़ी लाइटर मोड में है. राजसमंद से जिसको टिकट दिया वो विदेश भाग गया. वो कह रहा है, विदेश से चिट्ठी लिख रहा है, मैं आऊंगा ही नहीं. टिकट चेंज करके जिसको भीलवाड़ा से दिया उसको राजसमंद भेजा, भीलवाड़ा में नए को भेजा. सुनना, अभी बांसवाड़ा डूंगरपुर से जिसको टिकट दिया वो पार्टी को मिल ही नहीं रहा है पिछले 10 दिन से. आदमी, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है जिसको टिकट दिया, क्योंकि उसको कह रहे अब तू अपना टिकट नाम वापस ले ले. वो मिल ही नहीं रहा, वो पता नहीं कहाँ चलेगा. जो पारंपरिक सीट रही उस पर वो वापस नहीं आ रहे. एक बार वहां से गए तो मतलब आप ये देखिए कि हर कोई वेट कर, और इससे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ता है. उनके मनोबल आपकी पहली लिस्ट में ही आने चाहिए थे. और मैं पूछता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ आज कि भाई, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री 8-8 लाख से वोटों से हारने से डरते हैं. चुनाव क्यों नहीं लड़ते? नहीं तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे और आप चुनाव नहीं लड़ रहे. और आपको एक बात बताता हूँ, नागौर एक संसदीय क्षेत्र है, वहां पे कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं, अलायंस को दे दी. बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ अलायंस कर लिया. और इसके आगे की मैं आपको इसके कारण बताऊंगा ना, तो मैं खुद लज्जित हो जाऊंगा. वो मैं करना नहीं चाहता अपने आप को ऑन एयर कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है. कोई मतलब नहीं है. जिस पार्टी को कार्यकर्ता की कमी तो आपने सुना होगा, पर कांग्रेस को प्रत्याशियों की कमी मिल गई. यू माइट हैव हर्ड द स्कैरसिटी ऑफ वर्कर्स, बट राइट नाउ देयर इज ए स्कैरसिटी ऑफ कैंडिडेट्स. आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे. 10 साल का वक्त
लंबा वक्त है, बहुत वक्त होता है, क्योंकि संवाद स्थापित ना करना, वो एरोगेंस, यही तमाम वजह रही जिस वजह से कांग्रेस गई थी और बीजेपी इतना जबरदस्त तरीके से आई थी। लेकिन बजाय उसके कि उस पर कुछ सुधार किया जाता, उस पर कुछ काम किया जाता, अब प्रत्याशी तक वो देखिए कि आप ये चीजें इस तरीके से आने लगे कि मतलब पहले तो संवाद, फिर उसके बाद ये प्रत्याशियों की कमी होने लगी। तो ऐसे कैसे, मतलब फिर आगे क्या भविष्य है? आप तो कह ही रहे हैं कि भाई ये अस्तित्व की लड़ाई यहाँ पर है और ये शायद अगर उस तरह से देखे जाए तो मतलब इस चुनाव के बाद बिल्कुल एंड। मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रोफेसर हूँ तो प्रोफेसर वाला एग्जाम्पल दूंगा। एक छात्र 365 दिन 24/7 पढ़ाई करता है। दूसरा छात्र परीक्षा के 2 दिन पहले एक 1 वीक सीरीज लेके आता है, आपने देखी होगी, जिसमें 15 पेज ही होते हैं। अब आप सोचते हो कि 1 वीक सीरीज पढ़ के आप जो 24/7 वाले और 365 डेज वाले कैंडिडेट को परास्त कर दोगे, तो मैं उस दूसरे वाले को कहूँगा कि फॉर्म भरने के भी पैसे खराब मत कर, कुछ नहीं होगा तेरा। तो दैट इज द डिफरेंस। आप एक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो, जो आपको मैं बताऊं, मैं सब, आपने एक सवाल मेरे को लगा हिमानी जी मेरे से पूछेगी, मेरे दिमाग में था कि गौरव जी पिछले 7 दिन का आपका क्या अनुभव है भारतीय जनता पार्टी का। वो अनुभव मैंने आपको बता दिया। 24/7 365 डेज इन ए ईयर, पार्टी इज ऑन टोज। वही मैंने कहा भी, और इसीलिए तभी मैंने कहा था कि आपकी दोस्ती हो गई है, आप वहां पर इत्मीनान से हैं, मतलब उसमें मेरा इत्मीनान, तो मैं तो हमेशा इत्मीनान से इसलिए रहूंगा हिमानी जी। आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स फॉर लस्ट ऑफ पावर। मैं सत्ता के आकर्षण के कारण राजनीति में नहीं हूँ। तो क्या भूमिका देखेंगे हम आगे? मैं एक भूमिका की गारंटी लेता हूँ कि जो 2047 का विकसित भारत का मोदी जी का संकल्प है, उसमें मैं गिलहरी जितना योगदान तो करके रहूँगा, क्योंकि दैट इज समथिंग विच अट्रैक्टेड मी। देखो, एक व्यक्ति के पास विजन है, जो बड़े सपने देखता है और उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़ा परिश्रम करता है, वो नरेंद्र मोदी जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं देश बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं उनके बारे में ज़्यादा खुलासे नहीं करना चाहता, बहुत है, नाराज हो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ तो उनकी नाराजगी से 35-40 सीटें आ जाए। मैं चाहता हूँ 35 से कम ना रहे, और खुलासे कर दिए तो 35 भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव वल्लभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत बहुत अच्छी रही। और इस प्लेटफॉर्म पर हम इसी तरह से जो तमाम शख्सियत हैं, हम उनको आपके सामने यहाँ पर लेकर आते हैं, उन मुद्दों पर यहाँ पर बात करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।